हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 22वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 21 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। करीब 10 मिनट बाद उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आई। उसने चेक किया तो सारव का मैसेज था। हेलो, हाँ हो गई मीटिंग, तुम मेरे केबिन में आ जाओ, कुछ नया पता चला है। संभवी ने मैसेज देखा और सारव के केबिन की तरफ जाने लगी। इधर सारव भी अपने केबिन की तरफ तेज कदमों से जा रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और वो तुरंत रुक गया। वो जानता था कि यह टच शांभवी का नहीं था, यही वजह थी कि वो हल्के गुस्से से पीछे मुड़ा। सर आप ठीक है ना? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। एक मिनट, चलिए ना कहीं बैठकर बात करते हैं, आयशा ने प्यार से कहा। लेकिन उसे देखकर सारव का पारा चढ़ गया। उसने एक नज़र अपने हाथ की ओर देखा जिसे उसने पकड़ रखा था, फिर उसकी आंखों में। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकने की? वो दांत पिसते हुए बोला। तो आयशा ने तुरंत सकपकाकर उसकी बाहें छोड़ दी। वो सर, मुझे आपसे बात करनी थी। सो आई रियली केयर फॉर यू, वो बोली। तुम्हारी केयर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझसे बात करनी हो तो 2 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके ही करना। अगर दोबारा मुझे इस तरह से छूने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये हक सिर्फ एक ही लड़की के पास है और वो तुम नहीं हो, समझी? वो अपने शब्दों को चबा चबा कर बोल रहा था। तभी उसकी नज़र आयशा के पीछे की तरफ दूर खड़ी शांभवी पर पड़ी, जो उन दोनों को ही देख रही थी। हालांकि वो उन दोनों की बातें नहीं सुन सकती थी। वो सर, मैं तो बस आपकी चोट के बारे में बात करना चाहती थी। जस्ट सेट अप। आई नो वेरी वेल कि तुम मेरे पास क्यों आती हो और क्या बात करना चाहती हो। मुझे सब अच्छे से समझ आता है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो जरा सा भी हर्ट हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसने शांभवी की ओर देखकर गुस्से से कहा। तभी आयशा ने भी मुड़कर देखा, लेकिन शांभवी उसे घूरकर वहां से चली गई। आगे से अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करना, अदरवाइज। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, आयशा उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली। तो सारव एक और जलती हुई नज़र उस पर डालकर चला गया। आज एनी वाले इंसिडेंट्स के बाद से ही उसका दिमाग खराब था, और ऊपर से वो अच्छे से जानता था कि आयशा जानबूझकर उसके आसपास मंडराती है और ये सब शांभवी को नीचा दिखाने के लिए करती है। उसे समझ आ चुका था कि आयशा उसको लेकर ही शांभवी को पसंद नहीं करती। यही वजह थी कि उसकी इस हरकत पर उसे इतना गुस्सा आ गया था। इस संभवी की वजह से सर ने मुझे इतना सुनाया, मुझसे ऐसे बात की, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। संभवी, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। सारव के जाने के बाद आयशा गुस्से से बोली और अपना पाँव पटकते हुए चली गई। उफ, ये आयशा की वजह से अब महारानी का पारा चढ़ गया होगा। बस इसी की कमी थी, अब पहले इन्हें मनाओ। ओ गॉड, सारव ने जाते हुए अपना सिर पकड़ लिया और फिर अपना फ़ोन निकाला। हेलो, क्या हुआ? मैंने तुम्हें केबिन में आने को बोला था। उसने शांभवी को मैसेज किया, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। सारव ने अपनी केबिन से आकर शांभवी को कॉल लगा दिया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। यार, इसकी ये आदत कब छूटेगी? वो बुदबुदाया और वापस कॉल की। हेलो। क्या हेलो? तुम्हें कुछ बोला था मैंने? क्या शांभवी यार, चुपचाप आओ, अब मुझे सच में कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। गुस्सा सामने ही दिखा लेना, फिलहाल तुरंत आओ, उसने कहा और कॉल कट कर दी। वो कुछ देर तक वेट करता रहा, लेकिन शांभवी नहीं आई तो वो बाहर आ गया। कितनी बेकार हो गई है ये, बात ही नहीं सुनती मेरी, वो बुदबुदाया और शांभवी को ढूंढने लगा। तभी वो उसे एक जगह अकेली खड़ी दिखाई दी। शांभवी, संभवी लिशन, इधर आओ, उसने जोर से आवाज लगाई, जिससे वहां मौजूद बाकी स्टूडेंट भी उसकी तरफ देखने लगे। ये देखकर संभवी चिढ़ गई। सारा उसका प्रोफेसर था और सबके सामने उसने बुलाया था, इसलिए वो मना भी नहीं कर सकती थी। यही वजह थी कि वो मुंह बनाती हुई सारव की तरफ आने लगी, तो वो अपने केबिन की तरफ चला गया। क्या है? वो सारव के पास पहुंचकर बोली, जो अपने केबिन से बाहर कॉरिडोर में खड़ा था। सारव ने एक पल उसे देखा, फिर हाथ पकड़कर केबिन की तरफ खींच लिया। हाथ छोड़िए मेरा, वो तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला, वो बोला। तो संभवी चुप हो गई। क्या है? गुस्सा किस बात का दिखा रही हो? वो अंदर आकर बोला। मैं क्यों गुस्सा दिखाऊंगी? अच्छा, तो फिर ये क्या है? अभी तो मैसेज करके बोल रही थी मुझे बात करनी है आपसे, और अब नखरे कर रही हो। शारव ने अब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था। आपने मुझे किस लिए बुलाया है? किस लिए नहीं, बल्कि किस?
वो मुस्कुराया। बकवास मत कीजिए और बताइए, उसने गुस्से से कहा। पहले तुम बताओ किस बात की नाराजगी दिखा रही हो? क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि मेरा मन नहीं था इसीलिए। और हाथ छोड़िए मेरा, मैं जा रही हूँ। ना, आई नो आपको कोई बात नहीं करनी है इसीलिए छोड़िए। उसने जोर से उसके हाथ को झटका दिया जिससे सारव का बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे दीवार से टकरा गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। आप ठीक है? सॉरी, वो मैंने इतनी जोर से धक्का नहीं दिया था। आप ठीक है? सिर में वापस लग गई क्या? संभवी तुरंत उसकी ओर लपकी और घबरा कर उसकी चोट देखने लगी। उसी वक्त सारव ने उसकी कमर में हाथ डाला और अपनी तरफ खींच लिया। कि क्या? संभवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। आप नौटंकी कर रहे थे, कहीं नहीं लगी ना? उसने हल्के गुस्से से पूछा। हाँ, अब तुम्हें ऐसे तो मानना नहीं होता है ना, तो क्या करूं? वो उसकी जुल्फों को कानों के पीछे करते हुए बोला। इधर संभवी का गुस्सा एक पल में ही हवा हो चुका था और वो खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। सारव के गुलाबी होठों पर एक मंद मुस्कान थी। इस वक्त उसके माथे पर लगी चोट पर बंधी पट्टी भी उसको एक किलर लुक दे रही थी। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहा था और संभवी उसे देखकर जैसे एक बार फिर से अपना दिल हार गई थी। वो बस शांति से अपनी उठती गिरती सांसें गिन रही थी। सारव ने अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर ली जिससे उन दोनों के बीच का वो कुछ सेमी का फासला भी खत्म हो गया था। अब वो दोनों ही एक दूसरे के दिलों की धड़कनें अपनी छाती पर महसूस कर पा रहे थे। छोड़िए मुझे, अपनी ये हरकतें आप उसी के साथ कीजिए जाकर जिससे बात कर रहे थे। वह कहकर दूसरी तरफ देखने लगी। ओहो, तो मैडम को जलन हो रही है। वो हंसा। क्यों आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए? संभवी ने उसे घूरा। अले अले अले, मेरी तीखी मिर्ची, वो क्या है ना, तुम्हारी इस जलन से दूसरों की वाट लग जाती है जैसे आज उसकी लग गई। पता है ना मिर्ची की जलन कैसी होती है? वो मुस्कुराया। अच्छा, तो आपको दूसरों की फिक्र है? उसने आंखें दिखाई। हे पागलों की महारानी, आप अपने दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड मत डाला कीजिए। तो फिर क्या दिक्कत है? अरे ना ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो तुम्हें जलन होगी तो मुझे तो अच्छा ही लगना है। मज़ा आता है तुम्हारी ये शक्ल देखने में और जिस तरह तुम उन लड़कियों को घूरती हो ना, भस्म कर देने वाली नज़रों से। हाय कसम से, मतलब माशाअल्लाह, जिंदा जहर लगती हो। मतलब लोग जानते हुए भी उस जहर को पीना चाहे खुदकुशी करने का एक हसीन राज था। वो ठंडी आह भरते हुए बोला। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? संभवी ने उसे घूरा। ना ना ना, सच कह रहा हूँ, पर मैं इसीलिए तुम्हें रोक रहा हूँ क्योंकि फिर तुम्हें सब बुरा बोलेंगे, तुम्हारी इमेज खराब होगी। इसीलिए तुम जैसी हो वैसी ही बन के रहो ना। काजू कतली जैसी स्वीट। अभी मिर्ची बोल रहे थे और अब काजू कतली। किस बात पर यकीन करूँ? किसी बात पर नहीं, क्योंकि तुम हल्दीराम की दुकान हो। मीठा तीखा खट्टा सब एक साथ। उनकी तरफ से आपको प्रचार प्रसार करने के पैसे मिलते हैं क्या? हट। वो तो तुम पूछ रही थी, आप कुछ और बोल रहे थे। हाँ, वो ये कि तुम लड़कियों की नज़रों में विलन मत बनो, मैं देख लूँगा ना। वो मुस्कुराया। हाँ पता है आप कैसे देखते हैं, इसीलिए तो इतना चिपकती है, जोंक जैसे। उसने मुंह बनाया। अरे अब बस भी कर यार, वो मेरे पीछे आई थी तो मुझ पर क्यों बेवजह गुस्सा दिखा रही हो? उसे बोलो ना जाकर। हाँ तो बोल दूंगी, लेकिन आप इतनी शह देते हैं इसीलिए तो आती है। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम मत बोलना जाकर कुछ, क्योंकि मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। अब वो लाइन पर रहेगी, पर हाँ, तुम पर ज़रूर अटैक कर सकती है, इसीलिए बी अवेयर। कुछ भी बोले तो मुझे बताओगी सबसे पहले, समझी? ओके। पर आपने क्या बोला उसे? तुम छोड़ो ना यार उसे और इधर कॉन्सेंट्रेट करो। इतना हैंडसम गबरू जवान आज तुम पर मेहरबान है और तुम्हें फालतू चीज़ों से ही फुर्सत नहीं है। ज़्यादा बनिए मत, मुझे अच्छे से पता है आप कितने मेहरबान होते हैं। अरे मेहरबान ही नहीं, कद्रदान भी हूँ मैं, वरना तुम इस वक्त मेरी बाहों में नहीं होती। वो मुस्कुराया। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी बाहों में आने का। आए बड़े, छोड़िए मुझे। ऐसे कैसे? तुमने यहाँ आकर सबसे पहले कुछ पूछा था, अभी वो काम तो हुआ ही नहीं। उसके चेहरे पर अब शरारत आ चुकी थी। तभी संभवी को वो किस वाली बात याद आ गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। सारा उसके होठों की तरफ बढ़ा, तभी उसने जोर से अपना पाँव उसके पाँव पर दे मारा। आउच! शारव की पकड़ ढीली हुई और संभवी उससे दूर हट गई। तुम ना सच में तीखी मिर्ची हो गई हो, शर्म नहीं आती घायल इंसान को और घायल करते हुए। उसने अपना पाँव पकड़ लिया। शुक्र मनाइए आप नज़दीकी इंसान है, वरना मैं घायलों को हॉस्पिटल के बजाय
शमशान पहुंचाती हूँ। उसके होठों पर विजय मुस्कान थी। तुम्हें तो मैं अब बताएंगे भी कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपको, उसने पूछा तो फिर सारव जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और शांभवी टेबल की दूसरी तरफ उसके सामने बैठ गई। हाँ, वो एक्चुअली प्रिंसिपल सर को भी सारा मैटर जानना था और हम सबको भी, इसीलिए मैंने एनी के घर पर कॉल की थी। वहाँ से एक अजीब बात पता चली है। सारव गंभीर हो गया। क्या? शांभवी ने उसे देखा, जिसके बाद उसने वो सब कुछ बता दिया जो एनी के मॉम डैड ने बताया, यानी उसकी पिटाई और मास्क मैन से डरने वाली बात। उन्होंने उसे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया था और आज वो काफ़ी ठीक था, इसीलिए कॉलेज भेजा था। पर सारव बोला, ओह, पर ये सब मतलब ऐसा भी क्या हुआ था कि वो इतना डर रहा है? पता नहीं। खैर तुम मत सोचो, हमारे लिए तो अच्छा ही है। फिर भी मैं पता करने की कोशिश करूँगा और कुछ हाथ लगा तो बताऊँगा, ओके? पर आप ज़्यादा मत पड़ना इस मामले में, बेवजह तू ना इतनी फिक्र मत किया कर। हाँ हाँ, फिक्र करने के लिए तो वो आयशा होगी ना, हालचाल लेने ही आई होगी। तुम ना छोड़ो उसे, वरना मैं फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने उसके होठों की तरफ देखा। छी, धत, कितने बेकार है आप। वो शर्मा गई तो सारो मुस्कुराया। क्या है, मैं जा रही हूँ और प्लीज कर बंद निवेदन है आपसे, ध्यान रखिएगा अपना। वो हाथ जोड़कर बोली तो सारव हंस पड़ा। जो आज्ञा देवी जी। सारव अपने रूम में बैठा अनिमेष को लेकर सोच रहा था। जिस तरह की उसकी कंडीशन थी, उसके घर वालों ने बोला था कि वो अब फिलहाल कॉलेज नहीं आ पाएगा। वो लोग दोबारा उसे साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाने वाले थे। वो इसी सब के बारे में सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अर्चित। वो स्क्रीन की तरफ देखकर बोला और कॉल रिसीव कर ली। हेलो, हाँ भाई। वो तुझे कुछ बताना था। काम हो गया क्या? वही बताना था भाई। आई एम सॉरी यार, एक्चुअली अभी अचानक ही एक केस आ गया है, कुछ इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एसपी सर ने मुझे ये केस सौंपा है। इसके लिए मुझे बाहर भी जाना पड़ सकता है, अर्चित ने बताया। ओह, तो अब कितना टाइम लगेगा तुझे? मैं कह नहीं सकता भाई कि कितना टाइम लगेगा। आई मीन 1 मंथ या कुछ ज़्यादा भी लग सकता है। उसके बाद ही मैं कुछ देख सकूँगा। प्लीज़ भाई, तू कुछ ऐसा वैसा मत सोचियो। उस एनी का इलाज तो मैं भी करना चाहता हूँ, बट अरे तू पागल है? तुझे लगता है कि तुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? आई नो यार, बट अभी ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है, तो तू उस पर भी ध्यान दे, सारव बोला। और उसका क्या? वो उसका तो कुछ दिनों का इलाज हो चुका है, मतलब एक्चुअली आज वो कॉलेज आया था। उसके बाद सारव ने उसे एनी के बारे में सब बता दिया। वाह यार, भगवान भी अपना साथ दे रहे हैं। चल बढ़िया है, हमें भी कुछ टाइम मिल जाएगा इसमें। हाँ यार, अभी फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तू टेंशन ना ले, आगे की बाद में सोचेंगे। ओके भाई, मैं फ्री होते ही सबसे पहले तेरा ही काम करूँगा, पर अगर बीच में कोई दिक्कत हो तो बता दियो, मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूँगा और फिर देख लूँगा। ओके? हाँ ओके, चल रखता हूँ, बाय। बाय, सारव ने कहा, जिसके बाद अर्चित ने कॉल कट कर दी। वहीं सारव को थोड़ी सी टेंशन हो गई थी कि बीच में कहीं एनी ने कोई गड़बड़ की तो क्या होगा। अब तो उसकी मेंटल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी, यही वजह थी कि उसे थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। एनी, तुम अभी तक सो रहे हो? तैयार हो जाओ बेटा। अनिमेष की माँ ने जब सुबह के 10 बजे तक अनिमेष को बिस्तर पर लेटा देखा तो उसके पास आकर बोली, मॉम प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे अभी सोना है, आप प्लीज जाओ और जब तक मैं ना आऊँ आप डिस्टर्ब मत करना मुझे, वो बोला और वापस रजाई में सिर डाल लिया। ये क्या बात हुई एनी? तुम्हारे डैड बाहर ही है, तुम्हें पता है ना? वो आज ऑफिस में नहीं गए। क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम अभी तक लेटे हो। उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना वो नाराज होंगे, उसकी मोम ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा। क्यों? तैयार होकर कहाँ जाना है? अरे तुम भूल गए, हमें साइकियाट्रिस्ट के पास चलना है ना। तुम्हें अभी कुछ दिन और जाना होगा ना बेटा, उन्होंने कहा तो वो तुरंत उठ बैठा। मॉम प्लीज, मैं ठीक हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँगा? मैं कितनी बार समझाऊँ आप लोगों को, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए डैड को बोलो कि वो ऑफिस चले जाएं और आप भी अपना काम कीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना, वो खिंचते हुए बोला। एनी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो, लेकिन बेटा अभी तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम वो चीज़ें इमेजिन कर रहे हो जो है ही नहीं। प्लीज़ हमारी बात मानो और रेडी हो जाओ, हम अभी वहाँ जाएंगे। चलो तैयार हो जाओ।
ओह प्लीज, आप लोग पागल हो गए हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ ना मैं ठीक हूँ, फिर भी आप मेरी बात नहीं क्यों क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो चिल्लाया। एनी, तभी उसके पापा की तेज आवाज आई। वो शोर सुनकर एनी के रूम में आ गए थे। ये क्या तरीका है अपनी मॉम से बात करने का? हम लोग तुम्हारे दुश्मन हैं क्या, जो बेवजह तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे? तो क्या करूं? डैड, आप लोग मुझे पागल साबित करने पर लगे हुए हैं, वो बोला। हम तुम्हें पागल नहीं कह रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि फिलहाल तुम्हारे इमेजिनेशन से बाहर निकाल कर रियलिटी में लाना जरूरी है, जिससे तुम खुद को या दूसरों को हार्म न कर पाओ। और ये तभी होगा जब तुम साइकियाट्रिस्ट से मिलोगे। इसीलिए अब तैयार हो जाओ चुपचाप। डैड, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं कोई बेकार की चीज़ें नहीं इमेजिन कर रहा, बल्कि सच में मुझे मास्क मैन ने मारने की कोशिश की है। अच्छा, तो कल तुम्हारे कॉलेज में भी मास्क मैन ही था? उसके डैड के चेहरे पर गुस्सा आ गया। हाँ, वो था। डैड, वो सब लोग मास्क मैन से मिले हुए हैं, स्पेशली वो सारव। वो सब मिलकर मुझे मारना चाहते हैं, मुझसे बदला ले रहे हैं, वो चिल्लाया। वो क्यों तुम्हें मारेंगे और किस बात का बदला लेंगे तुमसे? उसके पापा ने पूछा तो वो चुप हो गया। बोलो अब। डैड, मुझे नहीं पता, लेकिन वो सब जानबूझकर मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं, मैं जानता हूँ सबको, वो सब ऐसे ही हैं। बस एनी, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम सच में पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो। तुम्हें लगता है कोई भी तुम्हारी इस बात पर यकीन करेगा कि तुम्हारे कॉलेज में मास्क मैन था? अरे, मैंने खुद घर में चेक करवाया, तुम्हारे लिए वापस पुलिस स्टेशन गया, उन लोगों ने चेक किया। 2 दिन तक दो पुलिस वालों ने यहाँ बाहर से निगरानी की, पर किसी को वो मास्क मैन नजर नहीं आया। लेकिन तुम्हें तब भी वो गली में नजर आया था, और सिर्फ तुम्हें। तुम क्या चाहते हो कि हम सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन करें और बाकी के इतने लोगों को नजरअंदाज कर दे? जो लोग आस पड़ोस में रहते हैं उन लोगों को इग्नोर कर दे, जो तुम्हारे साथ क्लास में थे? ये चाहते हो तुम? वो गुस्से से बोले। डैड, मैं सच कह रहा हूँ, वो मास्क मैन सच में है। वो मुझे मारना चाहता है मॉम। प्लीज आप तो यकीन करो मुझ पर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कोई कहानियाँ नहीं बुन रहा हूँ, ये सच्चाई है। वो मास्क मैन मुझे दिखाई देता है, पर वो बहुत चालाक है, इसीलिए वो आप सबको दिखाई नहीं देता। वो खुद को आप सबको नज़रों से छिपा लेता है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। वो रोने लगा। एनी, एनी रो मत, शांत हो जाओ। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। और आप भी, जब आप जानते हैं कि एनी की क्या हालत है, वो ठीक नहीं है, तो आप उसे समझाने की बजाय चिल्ला क्यों रहे हैं? अभी इसे हमारे प्यार की ज़रूरत है। हमारा बच्चा ठीक नहीं है। उसकी मॉम ने उसके डैड की तरफ देखकर कहा। सॉरी, लेकिन इसे समझाओ और तैयार होने को बोलो। समझाओ कि हम भी इसकी भलाई ही चाहते हैं, इसीलिए हमारी बात माने। उसके डैड बोले। आप चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आती हूँ, उन्होंने कहा, तो वो बाहर चले गए। एनी को उसके मॉम डैड एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर आए थे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और उसे यहाँ आना पड़ा था। अनिमेश, हाउ आर यू? उसके सामने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर शीतल चंद्रा बैठी हुई थी। उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। आई एम फाइन, अनिमेश बोला। उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ओके, वैसे कल क्या हुआ था तुम्हें? किसी चीज़ से डर लगा था क्या तुम्हें? देखो तो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तो तुम मुझे बता सकते हो जो भी तुम फील कर रहे हो, डॉक्टर शीतल प्यार से बोली और एनी के हाथ पर अपना हाथ रखा। वो कोशिश कर रही थी कि एनी उनके साथ नॉर्मल होकर बात करे और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाए। ओ प्लीज़ डॉक्टर, एनी ने उसका हाथ झटक दिया। आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछली बार भी मैं ठीक ही था और इस बार भी मैं ठीक ही हूँ, वो चिढ़कर बोला। उसके इस बिहेवियर से डॉक्टर शीतल चौंक गई, क्योंकि पिछले हर सेशन में वो उनके साथ काफ़ी अच्छे से बात करता था, उनके हर सवाल का जवाब देता था, लेकिन आज उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। एनी, बी कूल, आई नो कि तुम ठीक हो। किसने कहा तुमसे कि तुम पागल हो? नहीं एनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि तुमने कल क्या देखा था, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। बट अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। इट्स ऑल राइट, यू कैन टेक योर टाइम, आई एम योर फ्रेंड। और इसीलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तुम्हें जब लगे तुम्हें बताना चाहिए, तुम बता देना। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ।
यू कैन ट्रस्ट मी। वो मुस्कुराई। आज तक वो कई तरह के पेशेंट देख चुकी थी, इसीलिए अनिमेष के अग्रेसिव होने पर भी वो उसे अच्छे से संभालने की कोशिश कर रही थी। ओके, मैं सच बताता हूँ, पर क्या आप ट्रस्ट करेंगी मुझ पर? उसने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, तुम बोलो तो सही। ओके, तो बात यह है कि एक मास्क मैन है जो मुझे अक्सर नज़र आता है, और सिर्फ नज़र ही नहीं आता, उसने मुझे पीटा भी है और जान से मारने की कोशिश भी वो कर चुका है। मेरे घर में, कॉलेज में, गली में मुझे वो नज़र आया, यहाँ तक कि उसने सबको मेरे अगेंस्ट कर दिया है, इसीलिए कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, कहकर उसने मास्क मैन के बारे में सब कुछ बता दिया, सिर्फ पहले दिन कॉलेज कैंपस में पिटाई वाली बात को छोड़कर। अब बताइए, आप यकीन करती हैं मुझ पर? आप मानेंगी कि वो सच में है? एनी ने गुस्से से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त हो एनी, और दोस्त की बात पर तो ट्रस्ट करते हैं। मैं मानती हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सच्ची है, लेकिन अब मैंने तुम्हारी बात मानी है तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। बोलो, मानोगे? वो मुस्कुराई। बोलिए, तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। सच सच। क्या? तुमने कहा कि वो मास्क मैन तुम्हें मारना चाहता है, तो ये बात बताओ कि वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है? वो तुम्हें जानता है क्या, या तुम उसे जानते हो? क्या तुमने कभी ऐसा कुछ किया है, मतलब कि क्या तुमसे कोई गलती, किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ है जो वो तुमसे बदला लेना चाहे? बोलो, उन्होंने उसकी आंखों में देखकर पूछा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। वो एकदम से चिल्ला पड़ा। उसे वो सब याद आ गया था जो उसने शांभवी के साथ किया था। शांत हो जाओ एनी, प्लीज शांत हो जाओ, उन्होंने कहा तो वो चुप होकर बैठ गया। ओके, अगर तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर वो ऐसे ही किसी को परेशान करता हो तो किसी और को भी परेशान कर सकता था ना? जैसे तुम्हारे दोस्त विकास, तुम्हारे मम्मी पापा। अब वो किसी और को तो परेशान नहीं कर रहा ना, इसका मतलब उसकी तुमसे ही दुश्मनी है। लेकिन क्यों, ये तो सिर्फ तुम्हें पता होगा, और जब तक ये तुम नहीं बताओगे मैं कैसे तुम्हारी मदद कर पाऊंगी? डॉक्टर, आप ये कहना चाहती है कि किसी और को वो मास्क मैन नहीं दिखता, सिर्फ मुझे दिखता है? मतलब मैं ही पागल हूँ? आपने कहा कि आप मेरा यकीन करेंगी, लेकिन आप भी मुझे पागल ही समझ रही है। कोई बात नहीं, आप अपनी हेल्प अपने पास रखिए, मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ही देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। वो गुस्से से बोला और उनके केबिन से बाहर निकल गया। एनी प्लीज लिसन टू मी, एनी, उन्होंने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उन्होंने अनिमेष के मॉम डैड को बुलाया। जी डॉक्टर, बोलिए। मिस्टर एंड मिसेज बाथम, देखिए, मैं नहीं कह सकती कि मैं एनी को संभाल पाऊंगी या नहीं। उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब हो गया है, वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, और जितना कॉन्फिडेंटली वो ये बात बोल रहा था, एक बार तो मुझे भी ऐसा लगा कि मास्क मैन सच में है। वो गंभीर होकर बोली। डॉक्टर, ये आप कैसी बातें कर रही है? अब आप भी ऐसी बातें बोलेंगी तो पेशेंट ठीक कैसे होगा? हमने आपको पहले ही बोला था कि हमने उसके एंगल से भी देखा और पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमें कहीं कोई सबूत नहीं मिले हैं। हमें ही क्या, पुलिस को भी। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान है जो हमारे घर में और दूसरी जगहों पर उसे नज़र आता है, लेकिन उसके अलावा किसी को भी वो नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे में भी उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला। और कल का आप बताइए, वो क्लास में था, लगभग 50-60 स्टूडेंट के बीच में, वहाँ भी ऐसा हो सकता है क्या? उसने अपने ही प्रोफेसर को बोला कि उसने मास्क पहन रखा है। ये सब कैसे हो सकता है? उसके डैड ने कहा। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मुझे लगता है कि एनी के साथ कुछ और भी हुआ है जिसे वो छिपा रहा है, और शायद ये मास्क मैन वाला चैप्टर भी उसके बाद में ही आया है, क्योंकि कुछ तो हुआ ही है ना जो उसके दिमाग में ये मास्क मैन वाला करेक्टर बैठ गया है। वो बोली। हाँ, तो हमने बताया ना, उसे कुछ गुंडों ने पीटा था, तभी से ये सब हो रहा है, और कुछ भी नहीं। ओके, कोई बात नहीं, 1-2 दिन आप और यहाँ ले आइए, देखते हैं अगर कुछ सुधार होता है तो, अदरवाइज कुछ और सोचना पड़ेगा। जी ठीक है, चलते हैं, नमस्ते। जी नमस्ते, उन्होंने कहा, जिसके बाद अनिमेष के मॉम डैड बाहर चले गए। वही वो उन्हें पीछे से जाते हुए देख रही थी।
मुझे यकीन हो गया है कि एनी कुछ तो छिपा रहा है और शायद यही वजह है कि इस मास्क मैन के पीछे की। लेकिन क्या, ये वो नहीं बता रहा है। उसने मुझसे झूठ बोला, ये जानते हुए भी कि मैं उसके हाव भाव से ही पता लगा सकती हूँ कि वो कब झूठ बोल रहा है और कब सच। खैर, मैं कोशिश करूँगी कि एनी से सच जान पाऊँ और उसे इस कंडीशन से बाहर निकाल पाऊँ, वो सोचते हुए धीरे से बोली। एनी को लेकर उसके मॉम डैड घर आ चुके थे। हालांकि उसकी तबीयत को लेकर वो काफ़ी परेशान थे। अनिमेश उनकी बात मान ही नहीं रहा था। वो बार-बार मास्क मैन होने की रट लगाए हुए था। इस वजह से न चाहते हुए भी उसके डैड ने उसे डांट कर चुप करवा दिया था। यही वजह थी कि वो इस वक्त अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था। उसका दिमाग इस वक्त भन्नाया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मास्क मैन, मास्क मैन, मास्क मैन, आखिर है कौन ये? क्यों ये मेरी ज़िंदगी में आ गया है? क्यों ये मुझे परेशान कर रहा है? आखिर किस चीज़ का बदला ले रहा है ये मुझसे? कहीं ये मास्कमैन शांभवी तो नहीं? नहीं, वो कैसे हो सकती है? वो ज़रा-सी बात पर तो रोने लगती है और फिर सारव, ये हो सकता है, लेकिन सारव से मिलता नहीं है ये, और वो मेरे घर में कैसे आ सकता है? वो सब हरकतें कैसे कर सकता है? कहीं कोई और तो नहीं? उफ़! कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे कुछ भी करके इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। कैसे भी करके, वरना वो मुझे सच में मार डालेगा। उसने गुस्से से अपने हाथ शीशे पर दे मारा, जिससे वो टूट गया। वो चीख पड़ा। उसके हाथ में चोट लग गई थी। इधर बाहर जैसे ही कांच टूटने की जोर की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसके मॉम डैड घबरा गए। एनी, एनी क्या हुआ? वो तुरंत दौड़कर अनिमेश के रूम में आए। एनी तुम ठीक हो ना? उसकी माँ ने पूछा। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ी, जिससे खून निकल रहा था। एनी, ये क्या किया तुमने? बेटा तुम्हें चोट कैसे लगी? कितना खून बह रहा है? वो दौड़कर उसके पास आ गई। मॉम, वो रुआंसा सा हो गया था। तभी उसके पापा दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स ले आए। उसके बाद उन्होंने उसके हाथ पर पट्टी कर दी। एनी, तुम पागल हो? ये क्या किया तुमने? कुछ होश भी है तुम्हें? उसके पापा गुस्से से बोले। आप प्लीज ऐसे मत बोलिए, ये बातें उस पर गलत प्रभाव डालेगी। शीतल जी ने बोला था ना, उसकी माँ ने उसे शांत कराया। वो कुछ और बोलते उससे पहले ही उनका फ़ोन बजा। हेलो, उन्होंने कॉल रिसीव की। हेलो मिस्टर, नमस्कार मिस्टर बाथम, मैं एनी के कॉलेज से उसका प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। सामने से आवाज़ आई। जी नमस्कार सर, बोलिए, कुछ बात थी? जी बात तो ये थी कि देखिए, हम जानते हैं कि अभी आप सब अनिमेश की हालत को दे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि कॉलेज में डिस्कशन के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि जब तक डॉक्टर से सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि एनिमेश कम्प्लीटली ठीक हो चुका है, तब तक हम उसे कॉलेज नहीं आने दे सकते। देखिए, आप कुछ भी ऐसा मत सोचिए। दरअसल कल क्या हुआ ये आप भी जानते हैं। अनिमेश ने हमारे एक प्रोफेसर को घायल कर दिया। अभी उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। ऐसे में वो कॉलेज स्टूडेंट और बाकी सबके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो किसी को भी हार्म कर सकता है। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप फिलहाल उसे घर पर ही रखें। आप समझ रहे हैं ना? प्रिंसिपल सर ने कहा। जी सर, आप चिंता मत कीजिए। हम समझ सकते हैं कि फ़िलहाल एनी दूसरों के साथ खुद को भी हार्म कर सकता है, इसीलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही हम उसे कॉलेज भेजेंगे। उसके पापा बोले। जी थैंक यू, उन्होंने कहकर कॉल कट कर दी। इधर उसके पापा भी समझ रहे थे कि वो वाकई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कल उसने सारव को घायल किया और आज खुद को भी। वो अपने बेटे की कंडीशन देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और यही चाहते थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। एक बात बताइए आप, शांभवी ने पूछा। हाँ पूछो, सारव ने ड्राइव करते हुए पूछा। आपने ऐसा क्या बोला था उस आयशा को? क्यों, क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल से जिस तरह से वो मुझे घूर रही है, लग तो रहा है जैसे उसके पापा ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस बना दिया हो। आंखों से ही तीर तलवार सब बरसा रही है। फिर तो तुमसे ही सीखा होगा, तुम भी तो कम नहीं हो। मुझे तो सच्ची समझ नहीं आता तुम लड़कियों का, बेवजह ही एक दूसरे से शीत युद्ध लड़ती रहती हो। ना कोई फायदा ना कुछ। वैसे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन उसके पास तो जायज वजह है तुम पर अपने नैनों की कटार चलाने की। क्या मतलब? क्या वजह है उसके पास? उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश कर रही हो। बेचारी को गुस्सा तो आना ही है। सारा मुस्कुराया।
उसकी प्रॉपर्टी, वो भी मैं हथियाने की कोशिश कर रही हूँ। रियली? शांभवी की आंखों में हल्का गुस्सा आ गया। हाँ तो बेचारी की एकमात्र दौलत पर कुंडली मारकर बैठोगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। कौन सी एकमात्र दौलत? मुझे समझ आ रहा है वैसे, पर फिर भी आप क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा मतलब इतनी समझदार हो तुम, कमाल हो। बताओ बताओ, उसने एक नज़र शांभवी की तरफ देखा। क्या बताऊं? पहली बात, जिसे आप प्रॉपर्टी बोल रहे हैं वो प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात, उस पर तो वो बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि जिसे वो अपनी प्रॉपर्टी समझ रही है वो मेरी पैतृक संपत्ति है। ओहो! शर्म नहीं आती एक बेचारी लड़की को परेशान करते हुए। उसने कितनी मेहनत की है पाने के लिए। बेचारी, वो बेचारी नहीं है, बल्कि वो तो खुद दूसरों को बेचारा बना दे। मैं नहीं, वो कुंडली मारकर बैठने की कोशिश कर रही है, नागिन कहीं की। ए तुम नागिन मत बोलो उसे, कितनी स्वीट है। मुझे तो बड़ा बुरा लगता है उसका मायूस चेहरा देखकर। कितने अच्छे से बात करती है मुझसे, कितना ख्याल रखती है। तुम्हारी तरह बात पर काटने नहीं दौड़ती। हो गया, अब ना आप चुप हो जाइए। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर इतनी फ़िक्र होती है ना तो उसके साथ रहा कीजिए, हर पल ख़याल रखा कीजिए। लेकिन मेरे सामने उसका पुराण सुनाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आए, बेचारी। उसने मुँह बना लिया। तुम इतना चिढ़ती क्यों हो? देखूंगी आप नहीं चिढ़ेंगे, वो बुदबुदाई। क्या कहा? सारव ने एक पल उसकी तरफ देखा और फिर रोड पर देखने लगा। कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगी, लेकिन आप ना जिसकी फ़िक्र हो उसके सामने ही बोला कीजिए तो उसे भी अच्छा लगेगा। मेरे सामने फ़िक्र दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब से यही करूँगा, सारव ने कहा तो शांभवी उसे घूरने लगी। तुम ना अजीब हो। खैर एक खुशखबरी है, मतलब छोटी सी है पर तुम खुश हो सकती हो, वो बोला। क्या? वो प्रिंसिपल ने एनी के घर पर कॉल करके उसके ठीक होने तक कॉलेज न भेजने को कहा है, इसीलिए अब वो फिलहाल नहीं आएगा। इसमें खुशखबरी जैसा क्या है? आई नो तुम्हें उसे देखकर अच्छा नहीं लगता, मूड ऑफ हो जाता है, तो अब तुम अच्छे से रह पाओगी तो खुशखबरी ही हुई ना। वो मुस्कुराया। हाँ पर? क्या पर? कुछ नहीं, जो भी है उसके कर्मों का ही फल है, इसीलिए मुझे क्यों कुछ सोचना। सही कहा आपने, खुशखबरी ही है। मुझे वाकई उसकी शक्ल देखना अच्छा नहीं लगता। बेकार में गुस्से, नफरत जैसी भावनाएं आ जाती है। अब कम से कम ऐसा तो नहीं होगा। वो हल्का सा मुस्कुराई। वहीं सारव ने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने देखने लगा। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा हो। रात हो चुकी थी और एनी अपने रूम में परेशान सा बैठा हुआ था। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। उसने देखा तो उसकी मॉम थी, जो आजकल उसके साथ ही सोने लगी थी। अरे एनी, बेटा तुम बैठे क्यों हो? तुम्हें तो सो जाना चाहिए था, वो अंदर आते हुए बोली। मॉम, अब जबरदस्ती सोऊं क्या? वो चिढ़कर बोला। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, अगर नींद नहीं आ रही तो मैं अभी तुम्हें थपकी देकर सुला दूंगी, ठीक है? वो प्यार से बोली। मॉम, मैं कोई 2 साल का बच्चा हूँ क्या जो आप सुलाओगे? प्लीज़ मुझे बीमारों के जैसे ट्रीट करना बंद कर दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए अब से मैं अकेला ही सोऊंगा, समझी आप? उसे गुस्सा आ गया। अरे पर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे यहीं रहना चाहिए ना। नो, मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपने रूम में जाओ। लेकिन एनी, तुम्हारे डैड नाराज़ होंगे और तुम्हें चोट भी लगी हुई है, कहीं फिर तुमने अपने कहीं मार ली तो। उसकी मॉम को उसकी फ़िक्र हो रही थी। मॉम, वैसे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ रही तो ज़रूर मैं खुद को चोट मार लूँगा। मैं सच में तंग आ चुका हूँ आप सबके इस बिहेवियर से। मेरी बात पर भरोसा करके मेरी हेल्प करने की बजाय आज सब मुझे पागल बनाने पर तुले हुए हैं। जाइए यहाँ से, वरना मैं ये हाथ में मार लूँगा। उसने ड्रॉअर से कैंची निकाल ली। नहीं नहीं प्लीज़ एनी, ऐसा मत करना प्लीज़। ओके ओके, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ सोऊं तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना प्लीज़। वो एकदम से घबरा गई। ओके, पर आप तुरंत यहाँ से जाइए, आई नीड सम स्पेस। ओके, बट प्लीज़ कुछ भी मत करना, वो बोली और रूम से बाहर चली गई। हालांकि उसे अनिमेष की बहुत चिंता हो रही थी, आखिर वो उनका इकलौता बेटा था और मेंटली इतना डिस्टर्ब भी था। इस दौरान वो ये भी सोच रही थी कि वो एनी के पापा से क्या कहेगी। इधर दूसरी तरफ अपनी मॉम के जाने के बाद अनिमेष बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो थक चुका था इन सब चीज़ों से, ना तो वो किसी को कुछ बता सकता था और ना ही वो मास्क मैन का पता लगा पा रहा था।
वो घर में बंद नहीं रहना चाहता था, पर फिर भी उसे रहना पड़ रहा था। उसे न चाहते हुए भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा था। उसे अपनी हालत और बाकी सब पर गुस्सा आ रहा था। वो इस सब से निजात पाना चाहता था। इस बीच वो ये भूल चुका था कि शांभवी को उसने क्या धमकी दी थी, उससे उसे क्या चाहिए था। उसे काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। यही वजह थी कि उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त विकास को कॉल लगा दिया। हाँ एनी बोल, कैसा है अब? उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा। कैसा क्या यार, जिंदगी झंड हो रखी है, साला कोई सुनता ही नहीं है मेरी। मेरा दिमाग अब बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, वो बिफरते हुए बोला। अरे शांत हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सब तेरा भला ही चाहते हैं भाई, उसने समझाया। क्या भला? सब मुझे पागल समझ रहे हैं बस। भाई ऐसा नहीं है। वैसे तूने ये सब बताने के लिए मुझे कॉल की है? उसने पूछा। नहीं वो एक्चुअली भाई मैं ये सब भूलना चाहता हूँ, मुझे सुकून चाहिए। तो भाई बता क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? तू अभी मेरे घर के बाहर आ और फिर किसी बार में चलते हैं। मुझे आज इतनी पीनी है कि ये बकवास चीजें मेरे दिमाग से निकल जाए, वो बोला। पर भाई अभी तू ठीक नहीं है, ऐसे में तुझे दारू नहीं पीनी चाहिए। अब तू भी मुझे ज्ञान देगा? तू मुझे बस ये बता कि तू आ रहा है या नहीं, या मैं अकेला ही चला जाऊं? पर यार अंकल को पता चला तो? नहीं पता चलेगा, तू बस आ जा। ओके मैं आ रहा हूँ, उसके दोस्त ने कहा, जिसके बाद एनी ने फोन रखा और उसका इंतजार करने लगा। रात गहरी हो चुकी थी, हालांकि बार में इसका असर कुछ खास पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहां तमाम रंग-बिरंगी लाइट्स इधर-उधर नाच रही थी। अलग-अलग टेबल पर बैठे हुए अलग-अलग तरह के लोगों की वजह से महफिल सजी हुई थी। उनमें से कुछ लोग गुंडे मवालियों जैसे लग रहे थे, तो कुछ सभ्य, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट लग रहे थे जो अपने दोस्तों के साथ बैठे शायद किसी चीज का जश्न मना रहे थे। तो कुछ दफ्तरों के कर्मचारी थे जो शायद दिन भर की अपनी थकान और बॉस की चिक-चिक को भूलने के लिए यहाँ बैठे जाम का सहारा ले रहे थे। कुछ कम उम्र के नौजवान थे तो कुछ उम्रदराज शख्स। वैसे कुछ लड़कियां भी यहाँ नजर आ रही थी जो आपस में बातें करती हुई ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। यहाँ के वेटर्स में ज्यादातर नौजवान युवतियां ही थी जो भड़कीले कपड़े पहने हुए हाथों में ट्रे लेकर सबको शराब सर्व कर रही थी। लोगों के शोर के अलावा वहाँ तेज म्यूजिक का भी शोर गूंज रहा था। यही एक गोल टेबल पर सामने अनिमेश और उसका दोस्त विकास बैठे हुए थे। वाह भाई, क्या मस्त जगह लेकर आया है तू। सच्ची कसम से जन्नत अगर कहीं है तो वो बस यही है। एनी शराब का ग्लास खाली करके टेबल पर रखते हुए बोला। हाँ तो इसीलिए तो तुझे यहाँ लेकर आया था। अब बता, भूल गया ना सब बेकार की चीजें? उसके दोस्त विकास ने शराब पीते हुए कहा। हाँ भाई, अब जाकर सुकून मिला है। ऐसा लग रहा है स्वर्ग में मेहमान बना बैठा हूँ। सामने अप्सराएं हाथों में मदिरा के प्याले लिए घूम रही है। आय हाय क्या नजारा है। वो नशे में एक लड़की को घूरते हुए बोला जो बगल की टेबल पर ड्रिंक सर्व कर रही थी। तुझे ना चढ़ गई है? सुन, ज्यादा मत पीना वरना दिक्कत होगी, विकास बोला। अबे चुप, अभी कहाँ चढ़ी है मुझे, और पीनी है, जिंदगी के मजे लेने हैं, वो बोला और फिर अपने हाथ को थोड़ा सा बढ़ाकर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। ए सुनो, तुम्हें मेहमान का ख्याल रखना है ना? नहीं आता क्या? और डालो ना, पूरा ग्लास भर दो। उसने उसे खींचकर अपनी थाई पर बिठा लिया। अबे क्या कर रहा है? विकास चौंका। तू चुप रहना बे, उसने बिना विकास की तरफ देखे ही कहा, फिर उस लड़की का एक हाथ चूमते हुए अपनी गर्दन में लपेट लिया। और तुम एक काम करो, ग्लास नहीं मुझे बोतल से पिलाओ, वो भी अपने इन नाजुक हाथों से। ज्यादा पीने की वजह से उसे हिचकियां तक आने लगी थी, लेकिन वो उस लड़की की आंखों में देख रहा था। श्योर सर, जैसा आप चाहे, वो लड़की मुस्कुराई और ट्रे को टेबल पर रखकर बोतल उठा ली और एनी के मुंह से लगाकर उड़ेलने लगी। इस दौरान वो थोड़ा और चिपक कर बैठ गई थी, जिससे उसकी छाती एनी से टकरा रही थी। वहीं एनी का हाथ उसकी पीठ पर फिसल रहा था। वो उसे पिलाती जा रही थी और एनिमेश लगातार गटके जा रहा था। सच तो ये था कि ये उनका तरीका था ताकि लोग ज्यादा शराब पिए और बार वाले उनकी जेब खाली करवा सके। यही वजह थी कि यहाँ काम करने वालों में से लड़कियां ही ज्यादा थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।